गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो शॉर्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन। क्या है देखिए रिफ्रैक्शन। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट encounters another transparent medium, a part of light get reflected back into the first medium while the rest enter other. A ray of light represent a beam, the direction of propagation. An obliquely incident ray of light that enters to the other medium changes at the interface of the two media. This phenomenon is called refraction of light. दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी कोई इस तरह की सरफेस है, सपोज़ कोई आइस क्यूब है या कोई भी ग्लास स्लैब है, कोई भी थिक सरफेस है, उस पर अगर आपकी इंसिडेंट रे गिरती है लाइट, तो कुछ पोर्शन तो उसका रिफ्लेक्ट होके ऊपर की सरफेस से चला जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट लाइट का उसको क्रॉस करके दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो इंसिडेंट रे सरफेस पे गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन। ये तो पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो लाइट का है वो इस सरफेस को बेंड, इसके सरफेस को अंदर इसके क्रॉस करके दूसरी तरफ से बाहर निकलेगा। तो ये जो फिनोमेना कहलाता है, दिस इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। यानी लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करके बाहर निकलती है, देन दिस फिनोमेना इज़ नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके लॉज क्या हैं वो देखिए। The incident ray, the refracted ray and the normal to the interface at the point of the incidence all lie in the same plane. पहले क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाई एट अ वन पॉइंट। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्शन की बात करें तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। क्योंकि आपका 3D फिगर है, एक स्लैब है, तो प्लेन मतलब इस तरह का प्लेन इस सरफेस पे गिर रही है, तो इसी प्लेन पे, ये प्लेन की बात करें, पॉइंट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, थिक स्लैब है तो उस पर जितनी गिर रही हैं वो उसी प्लेन पे गिर रही हैं, उसी प्लेन पे नॉर्मल है, उसी प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है, एक पॉइंट की बात नहीं कर सकते हम। ठीक, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ कॉन्स्टेंट। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी कि आई, उसका साइन फंक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन फंक्शन, ये इसका रेशियो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट किसके इक्वल होता है वो, ये कांस्टेंट कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। N21, N21 इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। मतलब किस में लाइट आ रही है, कहाँ से, ग्लास में आ रही है एयर से, वाटर में आ रही है एयर से, या वटेवर जो भी है। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये कि जब आपकी बीम ऑफ लाइट किसी भी, ये एक 3D सरफेस है, थिक सरफेस है, इस पे गिरती है, तो कुछ पोर्शन तो उसका सरफेस से बेंड होके चला जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ पोर्शन उसका अंदर की तरफ आता है और फिर दूसरी सरफेस से वो बाहर निकलता है। तो ये जो लाइट का पोर्शन जो सरफेस को फाड़ के अंदर आया और उसके दूसरी साइड से बाहर निकला, दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर इन अ सरफेस एंड एग्जिट फ्रॉम द अदर सरफेस, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन में क्या है, इसके दो लॉज हैं। पहला, रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे and normal lie at a same point। नहीं, पॉइंट किस में था, रिफ्लेक्शन में, लाई एट अ सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ, जो आपका इंसिडेंट रे का साइन फंक्शन है इंसिडेंट एंगल का, और जो आपका ये रिफ्रैक्ट होकर जा रही है ना, तो ये रिफ्रैक्शन एंगल है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसका जो साइन फंक्शन है वो इक्वल टू होता है कांस्टेंट के। एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगी कि किस मीडियम से किस मीडियम में आ रही है। तो दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो n can be written as N21. That means refractive index of medium 2
विद रिस्पेक्ट टू 1, यानी किस में आई, ये मीडियम 2 है और ये जिससे आ रही थी और इसमें गई है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, इक्वेशन 9.10 इज वेल नोन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है दिस इज कहलाती है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वी नोट दैट n/1 इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेयर ऑफ द मीडिया बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब n/1 क्या है, n/1 प्रॉपर्टी है इन दोनों मीडियम की कि किस मीडियम से किस मीडियम। मीडियम किस तरह का हो सकता है, मीडियम आपका दो तरह का है, एक आपका रेयर मीडियम और एक आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, एक आपका थिक है और एक आपका रेयर मीडियम है। ये तो जो n12 है ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करता है कि किस तरह के मीडियम से किस तरह के मीडियम में लाइट आ रही है। अब कैसे वैल्यू वेरी करती है वो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 9.10 इफ़ n/1 इज़ ग्रेटर देन 1, अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है दैट मीन्स ऑब्वियस है कि i r से बड़ा है। इफ़ इसकी वैल्यू n/1 इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि i की वैल्यू भी r से बड़ी है। तो अगर i की वैल्यू r से बड़ी है इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। इन सच अ केस मीडियम 2 इज़ सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1। अब ये चीज़ बहुत ध्यान से याद रखिएगा। देखिए इस इक्वेशन में साइन i अपॉन साइन r इज इक्वल्स टू n/1 है। वो कह रहे हैं कि इफ़ n/1 की वैल्यू 1 से बड़ी आई दैट मीन्स i की वैल्यू r से बड़ी है। इसका मतलब ये जो मीडियम है हमारा इस पे इंसिडेंट रे गिरी, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो अब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, i से कम, यानी ये एंगल फैलेगा थोड़ी, इतने एंगल से कम एंगल पे उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यानी वो नॉर्मल से चिपक के निकलेगी, है ना। ये छोटा होना चाहिए। देखिए अगर n/1 की वैल्यू बड़ी है तो i की वैल्यू भी r से बड़ी होनी चाहिए। तो i की वैल्यू r से कब बड़ी होगी, जब r नॉर्मल के पास होके निकलेगा। अगर नॉर्मल से दूर हो जाएगा तब तो r बड़ा हो जाएगा ना। तो इन दैट केस जब n/n की वैल्यू 1 से बड़ी होती है उस केस में इंसिडेंस एंगल भी रिफ्रैक्टिव एंगल से बड़ा होता है। इसका मतलब जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से चिपक के निकलती है। तो दैट मीन्स मीडियम 2 इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1। तो n/1 की वैल्यू जब बड़ी है तो वी सेड मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1, यानी मीडियम 2 ज़्यादा थिक है एज़ कम्पेयर टू मीडियम 1। यानी एयर से कहाँ पे आ रही है लाइट, ग्लास पे, या एयर से कहाँ पे आ रही है, वाटर में। ठीक है, इस तरह का एग्जांपल है। मीडियम 2 इज़ डेंसर देन मीडियम 1, यानी मीडियम 1 ज़्यादा हल्का है एज़ कम्पेयर टू मीडियम 2। तो वो क्या एग्जांपल हो सकता है कि मीडियम 1 क्या हो, एयर से ग्लास में आए, तो ये हो गया आपका मीडियम 1 एयर और ये हो गया मीडियम 2 ग्लास। तो एयर से ग्लास पे आए या एयर से वाटर पे आए जब n/1 की वैल्यू बड़ी है। सिमिलरली अगर इसका अपोजिट केस होगा कि n/1 की वैल्यू इज़ लेस देन 1, तो इस केस में r की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो r की वैल्यू बड़ी होने का मतलब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो r की वैल्यू इससे और ज़्यादा होनी चाहिए। तो r की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी दूर से होके निकले ये। ठीक है, दूर से होके निकले यानी कि रिफ्रैक्टेड रे दूर होके निकले नॉर्मल से। दैट मीन्स मीडियम 1 इज़ डेंसर देन मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 इज़ डेंसर देन मीडियम 2, यानी कि ग्लास से एयर में आ रही है या वाटर से एयर में आ रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बिल्कुल इनको याद रखिएगा, ये चीज़ें बहुत आगे यूज़ होंगी आपकी। जो दो केसेस हैं, फर्स्ट इफ़ n/1 इज़ ग्रेटर देन 1 देन
मीडियम 2 is denser। अच्छा, इस एक टर्म यहाँ पे ऑप्टिकली ज़रूर लगाना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल डेंसिटी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकली डेंसिटी। तो मीडियम 2 इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1। और जब N2 की वैल्यू छोटी है तो दैट मीन्स R बड़ा है, रिफ्रैक्शन एंगल बड़ा है, यानी नॉर्मल से दूर होकर निकल रही है, दैट मीन्स मीडियम 1 इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 2। ओके, क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये आपका दिया यहाँ पे देखिए, जब N2 की वैल्यू छोटी है दैट मीन्स R बड़ा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टेड रे अवे हो जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। R को बड़ा करने के लिए उसको दूर से निकलना पड़ेगा, जैसे कि आपको डायग्राम में बताया ना कि R को बड़ा करने के लिए उसको नॉर्मल से दूर भाग के निकलना पड़ेगा, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ना देखिए नोट, ऑप्टिकली डेंसिटी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद मास डेंसिटी। यही बात मैंने कही कि ऑप्टिकली डेंसिटी जो है वो अलग टर्म है, वो मास डेंसिटी जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्टिकली डेंसिटी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद मास डेंसिटी विच इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। It is possible that mass density of an optically denser medium may be less than that of the optically rare medium। मतलब आप ये सोचें कि अगर हनी की जो है वो डेंसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी वाटर से ज़्यादा होगी। अगर हम जनरल डेंसिटी की बात करें तो हम लोग कहते हैं कि हनी इज़ डेंसर देन वाटर, बट ऑप्टिकली ज़रूरी नहीं है कि हनी इज़ डेंसर देन वाटर, ये अपोजिट भी हो सकता है। दीज आर द डिफरेंट टर्म। ऑप्टिकली डेंसिटी इज़ अ डिफरेंट टर्म, जिसकी एक अलग टेबल है जो आपको बताई जाएगी, उससे आपको दिखाना है। वी शुड नॉट कन्फ्यूज विद द मास डेंसिटी, दिस इज़ अ डिफरेंट टर्म। तो ये क्वेश्चन अगर आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी। दीज टू आर डिफरेंट टर्म्स। Mass density is the mass per unit volume and optical density describe about the properties of refraction। ठीक है, mass density is the physical property of the matter, that's formula is mass per unit volume, but optical density is the property of the material by which the law of refraction can be decided, that refracted ray is bent towards the normal or away from the normal। now next देखिए, if N21 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 and N12 is the refractive index of medium 1 with respect to 2, then it should be clear that कि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 1। अब ये याद रखिए, जब मैंने N21 लिखा था तो मैंने कहा था कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। जब हम N12 लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, जो बाद में होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, क्योंकि N21 का मतलब 1 से 2 में आ रही है, N12 का मतलब यहाँ से 2 से 1 में निकल रही है। ठीक है, तो N21 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड N12 इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एंड दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। ठीक है, यही चीज़ अगर 3 मीडियम है सपोज़ हमारे, ठीक है, 3 मीडियम में वो फॉलो कर रहा है, तो इट ऑल्सो फॉलोज दैट N32 कैन बी रिटन एज, क्या ले सकते हैं इसको, N31 एंड N12। ठीक है, N32 कैन बी रिटन एज N31 एंड N12। ये चीज़ें याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आपके काम आएंगे। ये दिया है यहाँ पे, अगर 3 मीडियम में हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये रिलेशन होता है। नाउ नेक्स्ट, सम एलिमेंट्री रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो इमीडिएटली फॉर अ रेक्टेंगुलर स्लैब रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट 2 इंटरफेस। देखिए, अब ये एक स्लैब है तो इसमें रिफ्रैक्शन 2 जगह होगा। पहले हम एयर से ग्लास में गए, अब ये ग्लास में रेज आई, फिर ये ग्लास से कहाँ जाएंगी, एयर में, तो ये आई रिफ्रैक्ट हुई
रिफ्रैक्शन जा रही है, अब यहाँ फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि जब हम एयर से ग्लास में आते हैं, ग्लास से फिर एयर में जाते हैं, तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे फाइनली निकलती है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ घुसने पे इसने जितना इसको बेंड किया, वहाँ पे उतना ही इसने दोबारा इसको बेंड कर दिया। मतलब हम एयर से ग्लास में आए, हमारा मीडियम चेंज हुआ, तो हम नॉर्मल के पास मुड़े, फिर जब हम ग्लास से एयर में गए तो हमें नॉर्मल से दूर भेजा गया, क्योंकि दोबारा हमारा मीडियम ग्लास से एयर हो रहा है। तो जितना एयर से ग्लास आने पे हम नॉर्मल के पास आए थे, उतना ही हमको नॉर्मल से दूर फेंका गया बाहर निकलने पे, यानी बैलेंस हो गया। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ बेंडिंग, एंगल कुछ बेंड हो रहे हैं, तो इस वजह से कुछ शिफ्ट हो जाती है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। दैट डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। बात समझ में आई? जैसे हम सपोज़ हम एयर से ग्लास में गए, तो रिफ्रैक्टेड रे ने क्या किया, रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, उसने हमको नॉर्मल की तरफ बेंड कर दिया। देखिए, हमको इधर से जाना था, हमको बेंड कर दिया, झुका दिया। अब बेंड करते करते हम यहाँ पहुँचे। अब फिर से हम ग्लास से एयर में आए, तो उसने हमको फिर से नॉर्मल से दूर बेंड किया, क्योंकि मीडियम थिकर से रेयर हो रहा है, तो दोबारा किया। तो जिस डायरेक्शन में हम आ रहे थे, वापस हम उसी डायरेक्शन में आ गए, बट थोड़ा सा हमारी पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये जो पोजीशन चेंज हुई है, दिस पोजीशन चेंज इज़ नोन एज लेटरल शिफ्ट। ठीक है, अब आज यहाँ तक पढ़ लीजिएगा, फिर बाकी का हम लोग कल डिस्कस करेंगे।